हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेयर। आज हम डिस्कस करेंगे 15 और 16 मई के करंट अफेयर्स। कैसे क्या रहेगा सेशन बिल्कुल डिटेल में जानेंगे। टोटल 15 क्वेश्चन को इंक्लूड किया है। सारी क्वेश्चंस बिल्कुल डिटेल में जानेंगे। उनसे रिलेटेड सारी पैरेलल जो पिछली क्वेश्चंस रही थी उनको भी करते हुए चलेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन है, आपके बैंकिंग एग्जाम के लिए खास तौर पर बनता है काफ़ी इंपॉर्टेंट। और अगर आप बने रहना चाहते हैं तो एटलीस्ट 10 डेज़ के लिए इस वीडियोज़ को देखिए, तब आप क्वालिटी कंटेंट का पता लगा पाएंगे और आपके एसएससी, रेलवे, स्टेट लेवल जिस हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बनते हैं ये करंट अफेयर्स। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। पहला प्रश्न है, विच कंट्री रिसेंटली रिप्लेस्ड रसिया इन यूएन ह्यूमन राइट काउंसिल UNHRC वाया वोटिंग करने के बाद पहले तो रसिया को हटा दिए गए UNHRC से। अब रसिया की जगह चीज़ रिपब्लिक को इंक्लूड कर लिया गया है, तो हमारा आंसर बनता है चीज़ रिपब्लिक को रसिया की जगह UNHRC में जगह दे दी गई है, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल। और टोटल 193 कंट्रीज़ है UNHRC में, जिसमें से रसिया को बाहर कर दिया गया और उसकी जगह चीज़ रिपब्लिक को इसमें इंक्लूड कर लिया गया है। मेरा प्रश्न आपसे यह है कि यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल में और या फिर हम इन शॉर्ट ये कह सकते हैं कि यूएन में, यूनाइटेड नेशन में भारत की ओर से परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव कौन है यूनाइटेड नेशन में? तो हमारा आंसर बनता है TS त्रिमूर्ति। ये भारत की ओर से यूनाइटेड नेशन में परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव का रोल करते हैं। इतना आप याद रखिए। बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है, हु वॉज रिसेंटली अपॉइंटेड एज द एक्टिंग चीफ जस्टिस। सिंपल चीफ जस्टिस ऑफ गुवाहाटी हाई कोर्ट किसे नियुक्त किया गया और नियुक्त कौन करता है? इनकी नियुक्ति करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं चीफ जस्टिस ऑफ स्टेट्स। और रिसेंटली गुवाहाटी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस किन्हें अपॉइंट किए गए हैं? हमारा आंसर बनता है एन कोटेश्वर सिंह को चीफ जस्टिस बनाया गया है गुवाहाटी हाई कोर्ट की, जो कि आसाम की हाई कोर्ट है। और पहले ये किस हाई कोर्ट के जज थे? पहले एन कोटेश्वर सिंह किस हाई कोर्ट के जज थे? तो हमारा आंसर बनता है मणिपुर हाई कोर्ट के ये पहले चीफ जस्टिस थे। अब ये गुवाहाटी हाई कोर्ट के बन गए हैं, जो कि आसाम की ही हाई कोर्ट है। आसाम की बात करें तो आसाम का एक जगह है जोरहाट। क्या नाम है? जोरहाट में रिसेंटली क्या किया गया था? जोरहाट में रिसेंटली प्योर ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट लगाया गया था। कौन सा प्लांट? प्योर ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट। किसके द्वारा? ऑयल इंडिया लिमिटेड के द्वारा। मेरा प्रश्न आपसे यह है कि काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पर है? काजीरंगा नेशनल पार्क आसाम में ही है, मानस आसाम में ही है, नामेरी नेशनल पार्क आसाम में, नामदफा नेशनल पार्क यहीं पे, औरंग नेशनल पार्क यहीं पे, दिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क यहीं पे और रायमन नेशनल पार्क यहीं पे स्थित है। तो आप याद रखिए, काजीरंगा, मानस, नामेरी, नामदफा, औरंग, दिब्रू साइखोवा और रायमोना, ये नेशनल पार्क, ये सभी 7 नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है? तो ये हमारा आंसर बनता है आसाम में। प्रश्न ये है कि आसाम में कितने नेशनल पार्क है? तो आंसर बनता है 7। कौन कौन से? काजीरंगा, मानस, नामेरी, नामदफा, औरंग, दिब्रू साइखोवा और रायमोना नेशनल पार्क। इतना आप इस न्यूज़ से रिलेट कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, विच ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली रिलीज्ड ए रिपोर्ट टाइटल फॉस्टरिंग इफेक्टिव एनर्जी ट्रांजिशन 2022। फॉस्टरिंग इफेक्टिव एनर्जी ट्रांजिशन 2022 रिपोर्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा रिलीज़ की गई है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, जिसका हेडक्वार्टर जेनेवा में है और इसकी हर साल जो मीटिंग होती है वो डेवोस में होती है। जो दोनों सिटीज़ कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में है। कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में दोनों कंपनीज़ है। इस रिपोर्ट का कहना है कि 1970 के बाद पहली बार एनर्जी क्राइसिस चल रही है, जो कि पिछले 10 साल पे बेस्ड रिपोर्ट है। और एनर्जी क्राइसिस को कंट्रोल करने की ज़रूरत है। इसके लिए दोनों पब्लिक और प्राइवेट दोनों कंपनीज़ को आना होगा और इस क्राइसिस को कंट्रोल करना होगा। ये कहना है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट फॉस्टरिंग इफेक्टिव एनर्जी ट्रांजिशन 2022। एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा कौन सी रिपोर्ट रिलीज की गई थी, या फिर ऐसे पूछा जा सकता है फॉस्टरिंग इफेक्टिव एनर्जी ट्रांजिशन 2022 रिपोर्ट किसके द्वारा रिलीज की गई थी? हमारा आंसर बनेगा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। किसके द्वारा? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। रिसेंटली वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम न्यूज़ में था। इसने नीति आयोग के साथ किसके साथ? नीति आयोग के साथ एक पार्टनरशिप की थी, एक MOU साइन किया था। किसके लिए? जो टेक्नोलॉजीज होती है उन्हें फार्मर्स तक पहुंचाने के लिए। किनके पास पहुंचाने के लिए? फार्मर्स के पास। कौन से फार्मर्स? स्मॉल एंड मार्जिनल।
स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स के पास टेक बेनिफिट्स पहुंचाने के लिए, न्यू टेक्नोलॉजीज पहुंचाने के लिए नीति आयोग ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के साथ पार्टनरशिप की थी। इतना आप याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न है प्रसार भारती। क्या है प्रसार भारती? इंडिया का एक पब्लिक ब्रॉडकास्टर। तो प्रसार भारती है साइंड एन MOU विथ विच कंट्रीज पब्लिक ब्रॉडकास्टर ऑन कोऑपरेशन एंड कोलैबोरेशन इन ब्रॉडकास्टिंग। ब्रॉडकास्टिंग के मामले में, ब्रॉडकास्टिंग की रिगार्डिंग भारत का, इंडिया का प्रसार भारती किस देश के पब्लिक ब्रॉडकास्ट के साथ पार्टनरशिप की है, MOU साइन किया है? हमारा आंसर बनता है मेडागास्कर के साथ। मेडागास्कर का जो कि मेडागास्कर का पब्लिक ब्रॉडकास्टर कौन सा है? उसका नाम है ORTM, ऑफिस फॉर रेडियो एंड टेलीविजन ऑफ मेडागास्कर। ऑफिस फॉर रेडियो एंड टेलीविजन ऑफ मेडागास्कर, ये पब्लिक ब्रॉडकास्टर है मेडागास्कर का। और इसी ORTM के साथ प्रसार भारती ने MOU साइन किया है। क्या साइन किया है? MOU साइन किया है। क्यों साइन किया है? इसका मकसद है प्रसार भारती के जितने भी प्रसारण है, जैसे कल्चरल से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड, साइंस से रिलेटेड, एंटरटेनमेंट से रिलेटेड और स्पोर्ट्स से रिलेटेड, ये सभी किस पे ब्रॉडकास्ट किए जाएंगे? ये मेडागास्कर के ORTM पर ब्रॉडकास्ट किए जाएंगे। ये है MOU का पर्पज़। क्या है पर्पज़? MOU का पर्पज़ ये है कि प्रसार भारती के प्रसारण कहाँ पे प्रसारित होंगे? ORTM में। रिसेंटली कुछ ही दिनों पहले प्रसार भारती ने एक और देश के पब्लिक ब्रॉडकास्ट के साथ MOU साइन किया था। उस देश का नाम है अर्जेंटीना। क्या नाम है? अर्जेंटीना के साथ प्रसार भारती ने भी MOU साइन किया है। अब मेडागास्कर के साथ ये MOU साइन किया है। मेडागास्कर की बात करें, किसकी बात करें? मेडागास्कर की, तो इसकी कैपिटल है एंटीना वोरियो और इसकी करेंसी है अरियारी। क्या है? अरियारी। और कैपिटल क्या है? एंटीना वोरियो। तो चलते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है विच बैंक, कौन सा बैंक? विच बैंक रिसेंटली पार्टनर्ड विथ वर्ल्ड लाइन इंडिया टू डिजिटलाइज ई चालान कलेक्शन फॉर मध्य प्रदेश पुलिस डिपार्टमेंट। मध्य प्रदेश पुलिस डिपार्टमेंट को ई चालान कलेक्शन में वर्ल्ड लाइन के साथ कौन सा बैंक सपोर्ट करेगा? प्रश्न ये है। वर्ल्ड लाइन, पहली बात तो बता दूं, वर्ल्ड लाइन एक बाहर की कंपनी है, ये इंडिया की कंपनी नहीं है, ये है फ्रांस की कंपनी। कहाँ की कंपनी है? फ्रांस की कंपनी है, जो कि पेमेंट सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाती है। क्या प्रोवाइड करती है? पेमेंट सॉल्यूशन, चाहे वो ऑफलाइन हो चाहे वो ऑनलाइन हो। अब ये वर्ल्ड लाइन मध्य प्रदेश का ई कलेक्शन में सपोर्ट करेगी, लेकिन इसके साथ कौन सा बैंक जोड़ा जाएगा, कौन सा बैंक इसके साथ पार्टनरशिप की है? हमारा आंसर बनता है बैंक ऑफ इंडिया, जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। कहाँ पे है? मुंबई में है। बैंक ऑफ इंडिया और वर्ल्ड लाइन दोनों मिलकर मध्य प्रदेश के ई चालान कलेक्शन को बढ़ाएंगे। ये है इस MOU का मतलब। तो हमारा आंसर होता है बैंक ऑफ इंडिया, और बैंक ऑफ इंडिया जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। इतना आप याद रखिए। अभी रिसेंटली एक PAPL प्री अप्रूव्ड पर्सनल लोन किस बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया? ये मेरा आपसे प्रश्न है। PAPL किस बैंक ने लॉन्च किया? हमारा आंसर बनता है इंडियन बैंक। कौन सा बैंक? इंडियन बैंक का हेडक्वार्टर चेन्नई में। इंडियन ओवरसीज बैंक का हेडक्वार्टर चेन्नई में। इक्विटी स्मॉल फाइनेंस बैंक का हेडक्वार्टर चेन्नई में। अगला क्वेश्चन, रिसेंटली स्किल लोन किसके द्वारा लॉन्च किया गया? स्किल लोन किस बैंक के द्वारा लॉन्च किया? हमारा आंसर बनता है कैनरा बैंक ने कौन सा लोन स्कीम लॉन्च की है? स्किल लोन स्कीम। मेरा अगला प्रश्न, रिसेंटली अकाउंट एग्रीगेटर से जुड़ने वाला पहला पब्लिक बैंक कौन सा है जिसने अकाउंट एग्रीगेटर लॉन्च किया है? हमारा आंसर बनता है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। कौन सा बैंक? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। UBI में पहला पब्लिक बैंक बन चुका है जो एक अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क को लॉन्च किया है, यानी उसमें शामिल हुआ है। रिसेंटली एक इंडेक्स लॉन्च किया था, फार्मर डिस्ट्रेस इंडेक्स। ये किस बैंक ने लॉन्च किया था? ये बैंक ने नाबार्ड ने लॉन्च किया था। नाबार्ड जो कि एक एग्रीकल्चर से रिलेटेड बैंक है, इसने इसे लॉन्च किया था। क्या लॉन्च किया था? फार्मर्स डिस्ट्रेस इंडेक्स, ये लॉन्च किया था। अभी रिसेंटली 30 मिनट एक्सप्रेस कार लोन किसने लॉन्च किया था? HDFC ने। 30 मिनट एक्सप्रेस कार लोन किसने लॉन्च किया? HDFC ने। और रिसेंटली ई ब्रोकिंग किसने लॉन्च की? ई ब्रोकिंग ऑनलाइन ब्रोकरेज के लिए, ऑनलाइन डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए, ये किस बैंक ने लॉन्च किया? हमारा आंसर बनता है इंडियन बैंक ने इसे लॉन्च किया है। और इंडियन बैंक ने अभी कौन सा PAPL लोन भी लॉन्च किया था। अगला प्रश्न है, विच एरोस्पेस कंपनी रिसेंटली साइंड एन MOU विथ एयर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विस लिमिटेड। एयर इंडिया सर्विसेज लिमिटेड के साथ
किस एरोस्पेस कंपनी ने एमओयू साइन किया है फॉर मेंटेनेंस ऑफ वीआईपी एयरक्राफ्ट्स ऑफ इंडियन एयरफोर्स। इंडियन एयरफोर्स के वीआईपी एयरक्राफ्ट्स के मेंटेनेंस के लिए किस एरोस्पेस कंपनी ने एमओयू साइन किया है AIESL के साथ? हमारा आंसर बनता है बोइंग। बोइंग जो कि एक अमेरिका की कंपनी है जिसका हेडक्वार्टर है शिकागो में, है। ये बोइंग कंपनी क्या करती है? ये बोइंग कंपनी एरोप्लेन, रॉकेट्स, सैटेलाइट्स, टेलीकम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स, मिसाइल्स ये सभी डिज़ाइन करती है, मैन्युफैक्चर करती है और पूरे वर्ल्ड में सेल करती है। आप ये देख सकते हैं कि जितने भी एरोप्लेन्स, मिसाइल्स जो उड़ाई जाती है ये मैक्सिमम बोइंग के द्वारा ही बनाई गई है। और यही अब मेंटेनेंस देखेगी किसका? वीआईपी एयरक्राफ्ट्स का। वीआईपी एयरक्राफ्ट्स कौन कौन से हैं? 777, 777 और एक है P8I। ये वीआईपी एयरक्राफ्ट है। ये 777 किसके द्वारा यूज़ किया जाता है? ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इनके द्वारा यूज़ किया जाने वाला एयरक्राफ्ट है जिसका नाम है 777 इसके मेंटेनेंस की देखरेख कौन करेगा? इसके मेंटेनेंस कौन देखेगा? बोइंग देखेगा। साथ में P8I ये एयरक्राफ्ट है इंडियन एयरफोर्स का जो भी वीआईपी पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है। इसके मेंटेनेंस भी देखेगा कौन? बोइंग इसके मेंटेनेंस को देखेगा। इतना आप इस न्यूज़ में याद रखिए। रिसेंटली इंडियन नेवी की बात करते हैं। इंडियन नेवी ने एक सैटेलाइट लॉन्च की थी इंडियन ओशियन रीजन में अपनी कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाने के लिए। उसका क्या नाम है? उसका नाम है GI SAT 2। GI SAT 2 कहाँ से लॉन्च किया जाएगा? GSLV से लॉन्च किया जाएगा और ये इंडियन ओशन रीजन में कैपेबिलिटीज़ बढ़ाने के लिए लॉन्च किया जाएगा इंडियन नेवी के द्वारा। इंडियन नेवी को एक इंडिजीनियसली डेवलप्ड एयरक्राफ्ट दिया गया है जो कि पहला इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट है। उसका नाम क्या है? मेरा प्रश्न आपसे यह है, आंसर बनता INS विक्रांत। क्या नाम है? INS विक्रांत। ये पहला इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर है जिसे इंडियन नेवी को दिया गया है। रिसेंटली श्रीलंका में मेडिकल असिस्टेंस प्रोवाइड कराई गई है और वो प्रोवाइड कराई गई है मिशन सागर के तहत। आपको ये बताना है इस मिशन सागर में श्रीलंका को किस इंडियन नेवी शिप ने ये मेडिकल असिस्टेंस प्रोवाइड कराई है? उस शिप का क्या नाम है? तो आंसर बनता है INS घड़ियाल। INS घड़ियाल ने असिस्टेंस प्रोवाइड कराई थी। और रिसेंटली प्रोजेक्ट 75 आई है, एक जो प्रोजेक्ट 75 आई है, प्रोजेक्ट 75 ऑफ इंडिया, जिससे फ्रांस पुल आउट कर चुका है, फ्रांस इससे बाहर हो चुका है। और P75I का सिक्स्थ स्कॉर्पियन सबमरीन कौन सी है जो रिसेंटली लॉन्च की गई थी? इसकी सिक्स्थ स्कॉर्पियन सबमरीन है जिसका नाम है INS वागशीर। इस शिप का नाम है। इतना आप याद रखिए। अगला प्रश्न, नेम द नोबेल प्राइज विनिंग हु रिसेंटली रिसीव्ड टेम्पल्टन प्राइज 2022। टेम्पल्टन प्राइज 2022 किसे दिया गया? टेम्पल्टन प्राइज 2020 दिया गया है फ्रैंक वॉलचैक को ये अवार्ड दिया गया है। जस्ट रिमेंबर, फ्रैंक को कौन सा दिया गया अवार्ड? टेम्पल्टन प्राइज। और फ्रैंक विल्चॉक जो कि एक अमेरिका के फिजिसिस्ट है, जो कि फिजिक्स प्रोफेसर है, किस यूनिवर्सिटी में? फिजिक्स प्रोफेसर है एरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी में फिजिक्स के प्रोफेसर है। इन्हीं को ये अवार्ड दिया गया है टेम्पल्टन प्राइज़ 2022। और इन्हें ये अवार्ड दिया गया है, पहली बात, टेम्पल्टन प्राइज़ दिया जाता है इंडिविजुअल कैटेगरी में। किस कैटेगरी में? इंडिविजुअल कैटेगरी में लाइफ टाइम अचीवमेंट के रूप में दिया जाता है, लाइफ टाइम अचीवमेंट के रूप में दिया जाता है। तो अच्छा, ये फ्रैंक विल्चैक को ही क्यों दिया गया? क्योंकि इनके जो इन्होंने क्या कि न्यू कॉन्सेप्ट्स और न्यू थ्योरीज डेवलप की थी फिजिक्स में, जो कि सोसाइटी के लिए, हमारे देश के लिए, किसी भी एक फिजिक्स इंडस्ट्री, एक फिजिक्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इन थ्योरीज और इन अचीवमेंट्स के लिए ये अवार्ड फ्रैंक विल्चैक को दिया गया है। इतना आप याद रखिए। आपसे मेरा ये प्रश्न है कि टेम्पल्टन प्राइज़ सबसे पहले किसे दिया गया? पहला टेम्पल्टन प्राइज़ किसे दिया गया? एक फेमस पर्सनालिटी है जिसका नाम है मदर टेरेसा को पहला टेम्पल्टन प्राइज़ दिया गया था। इतना आप याद रखिए। बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। विच इंडियन एक्ट्रेस हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन टू होल्ड द पोजिशन ऑफ हाउस एम्बेसडर ऑफ लुइस विटॉन फ्रांस की एक फैशन कंपनी है, काफ़ी बड़ी लग्जरी फैशन कंपनी है। और इसने हाउस एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? दीपिका पादुकोण को।
दीपिका पादुकोण लुइस वुइटन की ब्रांड एम्बेसडर बन गई है या फिर हाउस एम्बेसडर बन गई है, इतना याद रखिए। और रिसेंटली दीपिका पादुकोण को कैंस फिल्म फेस्टिवल में जरी मेंबर में भी इन्हें रखा गया था। किस में? कैंस फिल्म फेस्टिवल, जो कि हर साल फ्रांस में आयोजित होती है और कैंस फ्रांस की ही एक सिटी है, और इन्हें ही मेंबर ऑफ जरी के रूप में अपॉइंट किया गया था, इतना आप याद रखिए। रिसेंटली एक ग्लोबल पीस एम्बेसडर भी अपॉइंट किया गया था। किसको अपॉइंट किया गया था? ग्लोबल पीस एम्बेसडर। और किसने अपॉइंट किया था? एशिया अफ्रीकन जो कंसोर्टियम आयोजित हुआ था उसी में अपॉइंट किया गया था ग्लोबल पीस एम्बेसडर। हमारा आंसर बनता है बबीता सिंह। बबीता सिंह को ग्लोबल पीस एम्बेसडर बनाया गया था। अगला प्रश्न, हु रिसेंटली बिकम फर्स्ट इंडियन टू विन गोल्ड मेडल इन IWF इंटरनेशनल वेटलिफ्टिंग फेडरेशन जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप 2022। जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप किसके रिगार्डिंग? वर्ल्ड वेटलिफ्टिंग फेडरेशन की। तो इसमें गोल्ड मेडल प्राप्त करने वाले पहले प्लेयर कौन बन गए हैं? हमारा आंसर बनता है हर्षदा सरद। शी बिकेम first Indian player who won gold medal in IWF Junior World Championship 2022. She won in 45 women's category, 45 kg women's category, and she lifted 153 kg. इन्होंने कितना वेट लिफ्ट किया था? 153 kg वेट लिफ्ट किया था। और कैटेगरी क्या थी? 45 kg कैटेगरी। दोनों चीज़ आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट बनती है 45 kg कैटेगरी। और मेरा आपसे ये प्रश्न है कि IWF जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप कहाँ आयोजित हुई? ये चैंपियनशिप कहाँ आयोजित हुई? हमारा आंसर बनता है ग्रीस में। कहाँ पे आयोजित हुई? ये चैंपियनशिप ग्रीस में आयोजित हुई, इतना आप याद रखिए। और IWF इंटरनेशनल वेटलिफ्टिंग फेडरेशन, इसका हेडक्वार्टर है लॉजेन स्विट्ज़रलैंड में। कहाँ पे है? लॉजेन स्विट्ज़रलैंड में। लॉजेन स्विट्ज़रलैंड में एक और इंटरनेशनल स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है जिसका नाम है ITF इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन। इसका हेडक्वार्टर भी लॉजेन में है। मेरा प्रश्न आपसे ये है, इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो हमारा आंसर बनता है लंदन में इंटरनेशनल टेबल फेडरेशन का हेडक्वार्टर है। लंदन में एक और ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन का, और वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल का हेडक्वार्टर भी लंदन में है, इतना आप याद रखिए। अगला प्रश्न है, ऑन विच डे एवरी ईयर इंटरनेशनल नर्सेज डे ऑब्जर्व सेलिब्रेटेड टू एक्नॉलेज द सेल्फलेस कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ नर्सेज अक्रॉस द ग्लोब। सो इंटरनेशनल नर्सेज डे हर साल कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल नर्सेज डे हमारा आंसर बनता है 12 मई। 12 मई को हर साल इंटरनेशनल नर्सेज डे मनाया जाता है। अच्छा, ये बताइए कि इंटरनेशनल नर्सेज डे को 12 मई को ही क्यों मनाया जाता है? वह कौन सी सेलिब्रिटी है, वह कौन सी पर्सनैलिटी है जिनके जन्म दिवस पर हर साल इंटरनेशनल नर्सेज डे मनाया जाता है? हमारा आंसर बनता है फ्लोरेंस नाइटिंगेल। इनके जन्म दिवस पर हर साल 12 मई को इंटरनेशनल नर्सेज डे मनाया जाता है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो कि ब्रिटेन से हैं और ये ब्रिटेन की नर्स थी। इन्होंने 1850s के दौरान अपना जो कंट्रीब्यूशन था उसी जो कि एक बेमिसाल कंट्रीब्यूशन था, उसी के रिगार्डिंग इनके हर साल इनके जन्म दिवस पर इंटरनेशनल नर्सेज डे मनाया जाता है। और इसके ऑर्गेनाइजेशन भी है जिसका नाम है इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेज। यही ऑर्गेनाइजेशन हर साल इंटरनेशनल नर्सेज डे मनाती है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेज का इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा में। कहाँ पे है? जेनेवा में। अगला प्रश्न है, ऑन विच डे इंटरनेशनल मदर्स डे 2022 इज ऑब्जर्व्ड टू कमोमोरेट द एफर्ट्स ऑफ मदर्स एंड ऑनर्स देयर वैल्यू इन आवर लाइफ्स। हर साल अंतर्राष्ट्रीय मदर्स डे मनाया जाता है। बताने की कोई ज़रूरत नहीं है क्यों मनाया जाता है। आपको याद होगा, आपने इंटरनेशनल मदर्स डे के दौरान वह कौन से दिन था जिस दिन आपने अपनी माँ के साथ स्टेटस लगाया था, अपनी माँ के साथ फ़ोटो यूज़ की थी, उसका नाम उस दिन का वह कौन सा दिन है? हमारा आंसर बनता है 8 मई। 8 मई को इंटरनेशनल मदर्स डे मनाया जाता है और ये 2022 को मनाया गया 8 मई को। तो क्या हर साल 8 मई को मनाया जाता है? तो मेरा आंसर होगा नहीं, हर साल 8 मई को नहीं मनाया जाता, हर साल सेकंड संडे को मनाया जाता है। सेकंड संडे ऑफ
मई महीने के दूसरे रविवार को हर साल इंटरनेशनल मदर्स डे मनाया जाता है और इस साल सेकेंड संडे आया था 8 मई को। तो इतना याद रखिए, 2022 का एडिशन 8 मई को मनाया गया। आपसे कुछ डेज़ में पूछना चाहूँगा जो कि पिछले कुछ दिनों में न्यूज़ में रहते हैं। इंटरनेशनल लेबर डे कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल लेबर डे हर साल 1 मई को मनाया जाता है। 1 मई को इंटरनेशनल लेबर डे मनाया जाता है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे कब मनाया जाता है? हमारा आंसर बनता है 3 मई को। 3 मई को हर साल वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे मनाया जाता है। इसकी थीम क्या थी? जर्नलिज्म अंडर डिजिटल सीज। जर्नलिज्म अंडर डिजिटल सीज इसकी थीम थी। अगला हमारा प्रश्न है कि वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे कब मनाया जाता है? वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे हर साल कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 5 मई को। 5 मई को हर साल मनाया जाता है। इंटरनेशनल या वर्ल्ड एथलेटिक्स डे कब मनाया जाता है? वर्ल्ड एथलेटिक्स डे कब मनाया जाता है? आंसर है 7 मई को। 7 मई को हर साल वर्ल्ड एथलेटिक्स डे मनाया जाता है। वर्ल्ड रेड क्रॉस डे कब मनाया जाता है? वर्ल्ड रेड क्रॉस एंड क्रिसेंट डे हर साल कब मनाया जाता है? आंसर बनता है 8 मई। 8 मई को हर साल वर्ल्ड रेड क्रॉस डे मनाया जाता है। नेशनल टेक्नोलॉजी डे कब मनाया जाता है? नेशनल टेक्नोलॉजी डे जो अभी कल परसों हमने न्यूज़ में पढ़ा था, इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी डे हर साल 11 मई को मनाया जाता है। इंटरनेशनल नर्सेज डे जो अभी रिसेंटली अपने पढ़ा वो कब मनाया गया? 8 मई को। तो ये भी आप याद रखिए। और इंटरनेशनल मदर्स डे 8 मई को मनाया गया। अगला प्रश्न, विच स्टेट गवर्नमेंट रिसेंटली लॉन्च्ड लाडली लक्ष्मी योजना? कौन सी योजना? लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू गर्ल्स स्टूडेंट्स परस्यूइंग देयर हायर एजुकेशन। सिंपल लाडली लक्ष्मी योजना किस राज्य की योजना है? हमारा आंसर बनता है मध्य प्रदेश की। ये इसका सेकंड वर्जन है 2.0। तो फर्स्ट कब लॉन्च किया गया था? 2007 में। 2007 में लाडली लक्ष्मी योजना का पहला वर्जन लॉन्च किया गया था और लॉन्च करने वाला राज्य है मध्य प्रदेश। इसका उद्देश्य है लाडली लक्ष्मी योजना का कि गर्ल जो बर्थ है, गर्ल्स की बर्थ, इसको बढ़ावा देना, जो सेक्स रेशियो है इनको बढ़ावा देना, एजुकेशनल लेवल को बढ़ाना गर्ल्स में, और साथ ही इनके हेल्थ पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दिया जाए। ये इस स्कीम का उद्देश्य है, लाडली लक्ष्मी योजना। और इसे किसने लॉन्च किया? मध्य प्रदेश ने। अब इस सेकेंड वर्जन में क्या किया जाएगा? जितने भी मेडिकल कॉलेजेस हैं, जितने भी IITs हैं, जितने भी IIMs हैं और जितने भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशंस है गवर्नमेंट के द्वारा, उन सभी में गर्ल्स के लिए फ़ीस माफ़ रहेगी। क्या रहेगी? फ़ीस माफ़ रहेगी। किस में? मेडिकल में, IITs में, IIMs में और रिकॉग्नाइज्ड इंडियन इंस्टीट्यूशन में ये फ़ी माफ़ रहेगी गर्ल्स के लिए इस राज्य में। ये है लक्ष्मी योजना 2.0, लाडली लक्ष्मी 2.0। रिसेंटली मध्य प्रदेश के एक सिटी है, एक शहर है भोपाल, जो कि मध्य प्रदेश की कैपिटल, इसमें एक कॉन्फ्रेंस आयोजित हुई थी और इस कॉन्फ्रेंस को इनॉग्रेट किया गया था अमित शाह के द्वारा। आपको ये बताना वह कॉन्फ्रेंस कौन थी, वह कॉन्फ्रेंस कौन सी थी? हमारा आंसर बनता है AIPSC। AIPSC का क्या मतलब हुआ? ऑल इंडिया पुलिस साइंस कांग्रेस। ऑल इंडिया पुलिस साइंस कांग्रेस कहाँ आयोजित हुई थी? भोपाल में। और इसे इनॉग्रेट किसने किया था? अमित शाह ने इसे इनॉग्रेट किया था। खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहाँ आयोजित होगी? 2021 का एडिशन आयोजित होगा कहाँ पे? पंचकुला में। लेकिन 2022 का एडिशन कहाँ आयोजित होगा? ये होगा भोपाल में। भोपाल में, मध्य प्रदेश की सिटी भोपाल में। मध्य प्रदेश के गवर्नर है मंगूभाई पटेल और यहाँ के चीफ मिनिस्टर है शिवराज सिंह चौहान। अगला प्रश्न, इन विच स्टेट द इंडियन आर्मी एस्टाब्लिश्ड द रेड शील्ड सेंटर फॉर एक्सीलेंस एंड वेलनेस, ए कोचिंग सेंटर फॉर पुअर स्टूडेंट्स। रेड शील्ड सेंटर फॉर एक्सीलेंस एंड वेलनेस, ये एक इंस्टीट्यूशन के रूप में काम करेगा। एक इंस्टीट्यूशन ही समझ लीजिए जिसे किसने एस्टेब्लिश किया है? इंडियन आर्मी ने एस्टेब्लिश किया है। लेकिन किस राज्य में एस्टेब्लिश किया है? ये है मणिपुर। इसे मणिपुर में एस्टेब्लिश किया है। क्यों एस्टेब्लिश किया है? जो पुअर स्टूडेंट्स हैं, जो फीस अफोर्ड नहीं कर सकते बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस की, उनको वो कोचिंग प्रिपरेशन करवाने के लिए ये रेड शील्ड सेंटर फॉर एक्सीलेंस एंड वेलनेस लॉन्च किया गया है, एस्टेब्लिश किया गया है, ताकि जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ है उनमें एडमिशन लेने के लिए, मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन लेने के लिए पूरे स्टूडेंट्स को सपोर्ट मिल सके। ये इसका मेन उद्देश्य है। बड़े बड़े कॉम्पिटिशन फाइट कर सके गरीब परिवार के बच्चे, इन्हीं के लिए ये रेड शील्ड सेंटर फॉर एक्सीलेंट एंड वेलनेस इंडियन आर्मी के द्वारा मणिपुर में लॉन्च किया गया, एस्टेब्लिश किया गया। मणिपुर की बात करें तो मणिपुर की कैपिटल है इम्फाल। क्या है? इम्फाल। और ला गणेशन यहाँ के गवर्नर राज्यपाल है। एन बीरेन सिंह चीफ मिनिस्टर है। मणिपुर के एन बीरेन सिंह चीफ मिनिस्टर है। अगला प्रश्न, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ इंट्रोड्यूस्ड न्यूट्रिशियस ब्रेकफास्ट स्कीम
फॉर ऑल द गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल स्टूडेंट्स फ्रॉम 1st to 5th ग्रेड। सिंपल क्वेश्चन है कि न्यूट्रिशियस ब्रेकफास्ट स्कीम किस राज्य ने लॉन्च की? हमारा आंसर बनेगा तमिलनाडु ने ये अपने ही राज्य में न्यूट्रिशियस ब्रेकफास्ट स्कीम लॉन्च की है। और ये स्कीम फर्स्ट ग्रेड से 5th ग्रेड के बच्चों के लिए, और जो बच्चे 6 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, 6 ईयर या उससे कम की उम्र के बच्चे हैं, उनके लिए ये स्कीम है जिसमें सिर्फ ब्रेकफास्ट दिया जाएगा जो कि न्यूट्रिशियस होगा। एक स्कीम है मिड डे मील। पहली तो बात ये बता दूं कि मिड डे मील से ये सेपरेट, ये मिड डे मील से इसे कोई लेना देना नहीं है। ये अलग स्कीम है, ये अलग स्कीम है, ये सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, ये स्टेट स्पॉन्सर्ड स्कीम है जो कि सिर्फ तमिलनाडु में है। और मिड डे मील स्कीम जो कि 1995 में लॉन्च की गई थी, और ये 1st से 8th क्लास के बच्चों को लंच प्रोवाइड कराती है। इसके अंडर 1st से 8th क्लास के बच्चों को लंच दिया जाता है मिड डे मील स्कीम के द्वारा, जिसे 1995 में लॉन्च किया गया था। अगला प्रश्न और लास्ट प्रश्न, बाय विनिंग गोल्ड मेडल एट द US ओपन कराटे चैंपियनशिप, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट कराटे एथलीट इन द कंट्री टू विन गोल्ड मेडल इन कराटे मिक्स इवेंट? US ओपन कराटे चैंपियनशिप कहाँ आयोजित हुई? US में। और पहला प्लेयर कौन बन गया है जो कराटे चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है इंडिया की तरफ से? हमारा आंसर बनता है सुपीरिया जाटाओ, जो कि जापानीज़ मार्शल आर्ट्स प्लेयर है। कौन सा आर्ट्स प्लेयर? मार्शल आर्ट्स में भी अलग अलग कैटेगरीज होती है, लेकिन सुपीरिया जाटाओ ये जापानीज़ मार्शल आर्ट्स खेलती है, और इन्होंने ही US ओपन कराटे चैंपियनशिप में गोल्ड जीता इंडिया के लिए। और सुपीरिया जाटाओ कहाँ से है? मध्य प्रदेश से है सुपीरिया जाटाओ। रिसेंटली मध्य प्रदेश ने एक गेम आयोजित करवाया था जिसका नाम है मेंस हॉकी चैंपियनशिप। क्या नाम है? मेंस हॉकी चैंपियनशिप 2022। इसमें जीता किसने था? हरियाणा ने। किसने जीता था? हरियाणा ने। हुई कहाँ थी? मध्य प्रदेश के भोपाल में। और रिसेंटली संतोष ट्रॉफी भी न्यूज़ में थी। क्या न्यूज़ में थी? संतोष ट्रॉफी। और संतोष ट्रॉफी को आयोजित किसने करवाया था? संतोष ट्रॉफी को आयोजित किस राज्य ने करवाया था? ये मेरा आपसे प्रश्न है, कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। इस संतोष ट्रॉफी को जीता किसने था? केरल ने जीता था। और हराया किसको था? वेस्ट बंगाल को हराया था, और केरला ने जीता था संतोष ट्रॉफी 2021। रिसेंटली आईसीसी ने एक रैंकिंग जारी की थी जिसमें टेस्ट टीम में कौन टॉपर है, T20 में कौन टॉपर आपको बताना है, और ODI में कौन टॉपर है। तो टेस्ट टीम रैंकिंग में टॉप पर है ऑस्ट्रेलिया, T20 में टॉप पर है इंडिया, और ODI में है न्यूजीलैंड। ये 3 रैंकिंग भी आप याद रखिए, कोई सी भी एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो ये था 15 और 16 मई का करंट अफेयर्स। कैसा लगा सेशन कमेंट करके ज़रूर बताना, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में 17 मई के वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।